हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्लास 12 अकाउंटेंसी की ये पहली क्लास रहने वाली है। तो जो हमने सीरीज शुरू करी है यूनिट टेस्ट सीरीज, इसके अंदर मैं आपको अकाउंटेंसी के अंदर फंडामेंटल्स एंड गुडविल करवाने वाला हूं आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। ये दोनों चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे फंडामेंटल्स के, 2 लेक्चर्स आपको मिलेंगे गुडविल के। पूरा अच्छे से इन डेप्थ हम अच्छे से करेंगे और उसके बाद आप देखोगे अगर लास्ट ईयर जाके तो हम पूरा साल बहुत अच्छी सी सीरीज निकालेंगे। रिवीजन के टाइम रिवीजन की सीरीज आएंगी आपके पास, एग्जाम के टाइम वन शॉट रिवीजन आएंगी, फिर पीवाईक्यू रिवीजन आएंगी। इस तरीके से हम पूरा साल आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं। सो मेरा नाम है संयम भ्याना। मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। 2023 बैच का मैं स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने अपनी क्लास 12th में 99.8% मार्क्स हासिल किए थे एंड मैं अपने बोर्ड का स्टेट टॉपर रहा था। सो ये है मेरी क्वालिफिकेशन, बट असली क्वालिफिकेशन तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको पसंद आएगा तो वो मुझे बताएगी। सो आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो हम आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज थ्योरी अच्छे से करेंगे फंडामेंटल्स की, कि फंडामेंटल्स की क्या थ्योरी है। सिलेबस ओवरव्यू, सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस ओवरव्यू लेंगे। एक सिलेबस ओवरव्यू लेंगे कि मेरी पूरी अकाउंटेंसी का कैसा सिलेबस रहने वाला है। फिर हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी। फिर ये टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन, आप नए हो अभी तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में इतना पता भी नहीं होगा, तो ये टॉपिक्स कैसे कैसे निकलेंगे चैप्टर में से हम बहुत अच्छे से सब कुछ समझते रहेंगे। रेंट टू पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस, 3 लेक्चर्स आएंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है इस सीरीज का। सो शुरू करते हैं जल्दी से। पहले हम देखते हैं कि हमारे पूरी 12th अकाउंट्स का सिलेबस का ओवरव्यू कैसा है, कैसा मुझे सिलेबस दिखने वाला है। सिलेबस के ओवरव्यू की बात करें तो मैं इसके अंदर इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली देखो, आपके पास 3 पोर्शंस होते हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के। तो क्लास 12 अकाउंट्स के सिलेबस के अंदर 3 चीजें आप मेजरली पढ़ते हो। अगर मैं क्लास 11 की बात करूं तो क्लास 11 में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 11 में आपने बेसिक अकाउंटिंग शुरू से सीखी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, अकाउंट की क्या डिफरेंट टर्म्स है, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर आपने बहुत सारे चैप्टर करे। एट द एंड आपने बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने एट द एंड बनाई थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, किसकी बनाई थी? ऑफ सोल प्रोप्राइटर की, जहां पर सिंगल ओनर हो तो उसकी आपने क्या करा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी। ठीक है। अब हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में एक चीज सीखी थी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हो सकती है। वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, वो जॉइंट हिंदू फैमिली हो सकती है, वो पार्टनरशिप हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, तो बहुत सारी हो सकती है। तो हर एक की अकाउंटिंग के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, हर एक की अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। तो क्लास 12 में हम क्या सीखने वाले हैं? पहली चीज हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। क्या सीखने वाले हैं? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो पहली बुक जो हमारे पास रहेगी, जो थोड़ी भारी भरकम बुक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा चैप्टर्स है और इसकी सबसे ज्यादा वेटेज भी है, तो पहली हमारी जो बुक रहेगी दैट इज माय पार्टनरशिप अकाउंटिंग। हम सीखेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, बेसिक से शुरू करेंगे, पार्टनरशिप क्या होती है। तो पहला चैप्टर भी मेरा यही है यहाँ पर, फंडामेंटल्स, कि हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, की मेरे पास पार्टनरशिप के फंडामेंटल रूल्स क्या है। उसके बाद हम पार्टनरशिप में क्या क्या हो सकता है वो सब सीखेंगे, जैसे कि चेंज इन पीएसआर हो सकती है, एडमिशन हो सकता है नए पार्टनर का, रिटायरमेंट हो सकती है, डेथ हो सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम फिर सीखेंगे और हमारी बुक खत्म हो जाएगी। वहीं मैं दूसरी बुक की बात करूं, जो दूसरी बुक है मेरे पास, दूसरी बुक जो मेरे पास है दैट इज माय कंपनी अकाउंट्स। सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट आपने 11th में सीखे, पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट्स हम आपको क्लास 12 में सिखाएंगे। तो इसके अंदर आप कंपनी के अकाउंट्स पढ़ोगे, कंपनी के ऐसे अकाउंट पढ़ोगे, कंपनी का पैसा कहां से आता है, शेयर कैपिटल कैसे अरेंज होती है, क्योंकि बाकी काम तो सेम होता है कि प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, लेकिन उसके बाद की चीजें, जैसे कि उससे पहले जैसे कि कंपनी के पास फंडिंग कैसे आ रही है, शेयर कैपिटल कैसे होती है, शेयर्स कैसे बिकते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर कंपनी अकाउंट में बहुत अच्छे से सीखेंगे। फिर आएगी मेरे पास तीसरी बुक, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, जो आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे,
उनका एनालिसिस करना और उनका एनालिसिस करके और अच्छे से उनकी इंटरप्रिटेशन करना। याद करो जब आपने क्लास 11th में सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर आपने पढ़ा था रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड एनालिसिस करना। तो वो एनालिसिस करना, वो किस तरीके से हम एनालिसिस करके रिजल्ट्स निकालते हैं, वो हम सीखने वाले हैं अपनी थर्ड बुक में। तो 3 बुक्स हमारी क्लास 12 अकाउंटेंसी के अंदर रहने वाली हैं। वेटेज की बात करें तो वेटेज होती है पार्टनरशिप अकाउंट्स की मेरे पास 36 मार्क्स की, 24 मार्क्स की कंपनी अकाउंट्स की और 20 नंबर की वेटेज होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो कि टोटल बन जाता है आपका 80 मार्क्स। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ क्लास 12 ही नहीं बल्कि सीयूईटी भी पूरा का पूरा यहीं पे कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा टाइम यूट्यूब को ही देंगे। सो आपकी बेस्ट चॉइस हम हो सकते हैं, तो आप अपना कंटेंट को एक बार सुन के देखना, आपको पसंद आएगा। चलो जी शुरू करते हैं थ्योरी। थ्योरी के अगर टॉपिक से हम बात करें कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स का मतलब होता है कि फंडामेंटल की बेसिक क्या क्या है पार्टनरशिप के, वो हम यहाँ पर सीख रहे होंगे। तो उसके अंदर जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं, सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फिर आता है उसके क्या फीचर्स हैं, फिर राइट्स क्या है, फिर पार्टनरशिप डीड क्या है, फिर लायबिलिटीज क्या है और फिर क्या क्या रूल्स लगते हैं जब डीड ना हो। तो एक एक टॉपिक करके सारे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप, सबसे पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग देखो क्या है, इसी मीनिंग से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, क्या है, बिटवीन द पर्सन्स, लोगों के बीच में रिलेशन है, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिन्होंने प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस पूरी चीज को समझने से पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप कैसे चलती है। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं ये एक है चुन्नू और ये एक है मुन्नू, हमारे दो कहानी के कैरेक्टर रहने वाले हैं। तो चुन्नू हंसता हुआ दिखता है, मुन्नू थोड़ा सा उदास दिखता है। ठीक है, तो चुन्नू की एक दुकान है जी, एक मिठाई की दुकान है। ठीक है, एक इसकी मिठाई की दुकान है, मूड के हिसाब से तो इसकी खटाई की दुकान होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसकी एक मिठाई की दुकान है, इसकी मिठाई की दुकान है। तो ये अपना काम कर रहा था, ये अपना कर रहा था, ये भी एक सोल प्रोप्राइटर था, ये भी एक सोल प्रोप्राइटर था। ठीक है जी, इन्होंने सोचा क्यों ना साथ आके मिठाइयां बेची जाए, साथ आके बिजनेस किया जाए तो बेटर हो सकता है, क्योंकि ये अभी उसका कस्टमर छीनता है, वो उसका कस्टमर छीनता है, इस वजह से दोनों ने रेट भी कम रखे हुए हैं। तो साथ मिलकर इन्होंने सोचा अब रेट बढ़ा देते हैं, अब 2 लोग हो गए तो हम ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को कैटर कर सकते हैं। अब हमारे पास कैपिटल ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो हम साथ में इस बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होती है कि सोल प्रोप्राइटर के पास लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को लिमिटेशन कम हो जाए, इसीलिए ज्यादा लोग साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो साथ मिलके जब एक से ज्यादा लोग साथ मिलकर बिजनेस करें, बिजनेस करेगा मतलब ध्यान रखना कि बिजनेस होना चाहिए, ये नहीं कि चुन्नू और मुन्नू ने मिलके क्या कर लिया जी, कुछ एक चीज ले ली, कि जैसे एक टॉय ले लिया कि दोनों साथ में खेल लेंगे। तो दैट इज नॉट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब होगी, जो साथ मिलकर क्या किया जाए, एक साथ मिलकर क्या किया जाए, एक बिजनेस किया जाए। ठीक है, तो बिजनेस होना जरूरी है। तो अब देखते हैं जल्दी से पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, कैसा रिलेशन है, ये बिजनेस रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स, तभी हमने पर्सन्स बोला, एक से ज्यादा लोग, हु हैव अग्रीड टू शेयर, जिनके बीच में कुछ अग्रीमेंट हुआ है कि वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है कि या तो सारे बैठ के साथ में काम करेंगे या उनमें से कोई एक कर लेगा सबके बिहाफ पे। चाहे तो ये दोनों जने दुकान पे बैठे रहे, चाहे तो ये दोनों जने दुकान पे बैठे रहे, या फिर इनमें से कोई एक बैठ जाए, तब भी वो कमाई जो होगी वो दोनों में बटेगी। ठीक है, अगर कुछ के बैठने से कोई लॉस हुआ तो भी दोनों में बटेगा। तो बिजनेस सारे कर ले या एनी ऑफ देम एक्ट कर ले फॉर ऑल, की मतलब अगर एक से ज्यादा पार्टनर है तो कोई एक बैठा है तो भी वो सभी के बिहाफ पे एक्ट कर रहा होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं आपके 50। ठीक है, जो पार्टनरशिप है वो गवर्न किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं लगा रखी है, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट हमें दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 ने वैसे जो मैक्सिमम लिमिट दी थी वो आपको 100 पार्टनर्स की दी थी, बट फिर हमारे पास एक रूल्स आए थे, कंपनी रूल्स, तो उन्होंने इसको अमेंड करके 50 कर दिया।
तो हम यही मान के चलते हैं, फाइनली अगर आपके पेपर में आता है तो आप मान के चलते हो कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक मतलब ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की जिन्हें हमें पता होना बहुत जरूरी है। शुरू करें जल्दी से। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टर्स है। तो पहला तो 2 और मोर पर्सन, बिल्कुल कम से कम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। फिर आता है अग्रीमेंट। कहते हैं कि जब भी पार्टनरशिप हो तो पार्टनर्स मस्ट हैव अग्रीड, उनके बीच में कुछ अग्रीमेंट होना चाहिए। वो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वो अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। एक्ट ने कोई कंपल्शन नहीं लगाई, लेकिन एक्ट रिकमेंड करता है कि रिटन हो तो बेहतर है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, कहता है साथ में मिलकर कोई बिजनेस होना चाहिए और उसका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, कोई चोरी चकारी ना कर रहे हो। तो ये नहीं कि एक काम कर लिया कि एक बाइक खरीदी और साथ में मिलकर बेची, दैट इज नॉट बिजनेस। तो बिजनेस होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होनी चाहिए, सभी प्रॉफिट्स बांट रहे हो। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि मैं सबका मालिक हूं, एजेंट का मतलब होता है कि मैं अपने प्रिंसिपल का सेवक हूं। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब होता है हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल है, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। क्या मतलब होता है? एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच अदर। सभी एक दूसरे के प्रिंसिपल एंड एजेंट है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये देखो जी, चुन्नू और मुन्नू है। मुन्नू को ऐसे कर लेते हैं, दांत निकाल के हंसता है। तो ये चुन्नू है मेरा और ये मुन्नू है मेरा, है ना। चुन्नू और मुन्नू है, तो अगर इसने कोई काम कर दिया तो उसका ये भी लायबल होगा। तो मतलब ये एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है, ये एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है कि इसने कोई डिसीजन ले लिया तो वो इसको भी मानना पड़ेगा। ये एज एन एजेंट उसका मान रहा है, अगर इसने ले लिया होता तो इसको मानना पड़ता, या इसने कोई गलती कर दी तो इसको भुगतनी पड़ेगी। मतलब ये एज एन एजेंट कोई गलती कराया तो ये इसको प्रिंसिपल के रूप में लायबल होना पड़ेगा। तो मतलब कि दोनों एक दूसरे के मालिक हैं, दोनों एक दूसरे के नौकर हैं, तो दोनों को एक दूसरे के डिसीजन से बाध्य है। तो दैट इज बेसिकली प्रिंसिपल एंड एजेंट। आगे देखो, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने पहले भी समझाया कि या तो सभी लोग बैठ जाएं या उनमें से कोई एक आधा बैठ जाए, बट वो सबके बिहाफ पे काम कर रहा होगा। नो सेपरेट एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी हम अकाउंटेंसी में 2 तरीकों से पढ़ते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी और दूसरी चीज हम पढ़ते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म की, मैं बात करूं पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म की, कि पार्टनर्स जो मालिक है एंड फर्म, लीगली वो क्या होते हैं? लीगली वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। लीगली वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब कि विद्यम ट्यूटोरियल्स के सपोज मैं एक पार्टनर हूं, तो अगर विद्यम ट्यूटोरियल्स की कोई लायबिलिटी है तो उसको मुझे भी भुगतना पड़ेगा। लीगली मैं और विद्यम ट्यूटोरियल्स अलग अलग नहीं है। इसी तरीके से बिजनेस एंटिटी की बात करें तो पार्टनर्स एंड फर्म, ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये सेम नहीं होते। मतलब कि पार्टनर्स का अकाउंट्स अलग बनेंगे, फर्म के अकाउंट्स अलग बनेंगे। तो पार्टनर्स के जो खाते हैं वो अलग बनाए जाएंगे, फर्म के खाते अलग बनाए जाएंगे। तो मतलब फर्म के खातों में जो प्रॉफिट लॉस आए वो पार्टनर से बांटने के लिए अलग तरीके से अकाउंटिंग होगी। तो इसी वजह से पार्टनर को हम मानते हैं इंटरनल क्रेडिटर। बिजनेस पार्टनर को एज एन इंटरनल क्रेडिटर ट्रीट करता है कि ये एक तरीके से हमारा क्रेडिटर है जिसने मेरे को पैसा उधार पे दे रखा है, बट ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल नहीं है कि बाहर का बंदा नहीं है जिसको पैसे वापस करने, ये इंटरनल है। समझ गए? तो दिस इज बेसिकली मेरे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखते हैं क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स हैं एक पार्टनर को। तो एक पार्टनर को राइट्स जो होते हैं वो जल्दी से देख लेते हैं कि टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट करेगा वो मैनेजमेंट के अंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो कभी भी इंस्पेक्ट करे तो उसका अधिकार है कि वो कर सकता है। प्रॉफिट्स और लॉसेस में पार्टिसिपेट करने का उसका प्रॉफिट आपके उसका अधिकार है, आप उसको वंचित नहीं रख सकते कि तेरे को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका अधिकार है कि वो उसके ऊपर ब्याज रिसीव करेगा। कितना करता है? एट द रेट 6% पर एनम।
अगर एग्रीमेंट नहीं है, इफ नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम, अदरवाइज एग्रीमेंट के हिसाब से, अदरवाइज एग्रीमेंट के हिसाब से। टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हर पार्टनर का अधिकार है कि वो किसी तीसरे पार्टनर को आने नहीं देगा, कि उसकी मर्जी है, मतलब वो चाहे तो आने दे, नहीं तो उनकी मर्जी। टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस, कोई भी पार्टनर क्या कर सकता है, फर्म से रिटायर हो सकता है एक नोटिस देने के बाद कि मैं 1 महीने के बाद नहीं आऊंगा, तो दैट्स इट, तो आप वो नोटिस दे सकते हो। फिर बात करते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बोला था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कि जो अग्रीमेंट होता है, कि जो अग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बट इफ अग्रीमेंट इज रिटन, इफ अग्रीमेंट इज रिटन, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो जब अग्रीमेंट क्या होगा, रिटर्न होगा, तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा, आप उसको बोलोगे ये हमारी पार्टनरशिप डीड है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। कि जब एग्रीमेंट को लिख के रखा गया है और उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करवाया गया फर्म को, तो हम बोलते हैं कि हमारी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। इस डीड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो जो मर्जी चीजें, अब ऐसा कुछ सेट फॉर्मेट नहीं है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। जैसे आपको ही पता है जरूरी क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, कि बिजनेस कहां पर है, नाम क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, और कोई भी कंडीशन कि सैलरी कितनी देनी है पार्टनर्स को, कमीशन कितना देना है पार्टनर्स को, कौन पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि बिजनेस बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा। इस तरीके से ब्ला ब्ला जितनी मर्जी चीजें लिख दो, जो जो आपके मन में आता है कि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होगी तो कैसे सुलझाई जाएगी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेगा, ऐसी बहुत सारी टर्म्स आप सीखोगे जो पार्टनरशिप डीड के अंदर आती है। ठीक है, अब आता है व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर है तो उसके सिर्फ अधिकार ही नहीं है, उसके पास राइट्स तो है, साथ ही में उसके पास कुछ लायबिलिटीज भी हैं, कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। क्या जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। इसका मतलब होता है कि अगर अग्रीमेंट में इन चीजों के बारे में नहीं बोला गया है तो पहली चीज ध्यान से सुनना, कि अगर कोई पार्टनर, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म के साथ कॉम्पीट करता है, वो बिजनेस करता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, और उसको उससे प्रॉफिट हो जाता है, द प्रॉफिट्स अर्न, जो भी प्रॉफिट उसने अर्न किए होंगे फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, उसको फर्म को देने पड़ेंगे। अगर लॉस हो गया तो उसको खुद बोर करना पड़ेगा। जैसे मेरे चुन्नू मुन्नू थे, अब ये क्या, इनकी मिठाई की दुकान इन्होंने हाथ मिला लिया था, इन्होंने मिठाई की दुकान साथ में कर ली थी, लेकिन मुन्नू को लगा मेरे तो कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा है, इसने क्या करा, एक अलग से बाहर जाके शहर के एक अलग से शोरूम और खोल लिया बिना कंसेंट लिए चुन्नू से। इसने जो शोरूम खोला मिठाई का, वहां से इसने सामान बेचना शुरू कर दिया। इसने जो दुकान खोली, शोरूम थोड़ी होता है मिठाई का, जो दुकान खोली वहां से अलग बेचना शुरू कर दिया। अगर कहता है लायबिलिटी की, अगर इसको मुन्नू को वहां से कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो उस फर्म में जो मेन फर्म है इनकी जो मेन फर्म है इसमें बांटा जाएगा। अगर इसको यहां पर लॉस हुआ तो ये अकेला भुगतेगा, अगर इसको यहां पर लॉस हुआ तो ये अकेला भुगतेगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनना, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म, कि ट्रांजैक्शन थी फर्म की और किसी पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट कर लिया, और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म के रिसोर्स, फर्म की प्रॉपर्टी से और बिजनेस कनेक्शन से, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो भी किसका होगा, फर्म का होगा। मतलब कि फिर से वही चुन्नू और मुन्नू बैठे थे, एक दिन मुन्नू छुट्टी पे था, ये गया हुआ था, ये नहीं आया। चुन्नू ने क्या देखा, फायदा उठाया, चुन्नू को पता चला मुन्नू तो आया नहीं, एक बड़ा सारा मिठाई का ऑर्डर आ गया जी 50,000 का। इसने क्या करा, कहता ये ना, उसे कहता है कस्टमर को,
आया तो इकट्ठे वाली दुकान पे था, इसने कहा मैं आपको अलग से सप्लाई कर दूंगा, आप यहाँ पे मत आओ, और इसने अलग से सप्लाई कर दिया। अगर इसने अलग से सप्लाई कर दिया तो इसने जो प्रॉफिट अर्न करे वो प्रॉफिट कैसे थे, फर्म की प्रॉपर्टी का, फर्म के कनेक्शन का यूज करते हुए, तो वो सारे के सारे प्रॉफिट उसको वापस फर्म को देने पड़ेंगे। तो ये दो लायबिलिटीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। बट इन केस अग्रीमेंट आपका ओरल था कि आपने लिखित में नहीं करा एग्रीमेंट, और ओरल था, और अब आपकी होगी लड़ाई, अब आपकी नहीं बनती, तो अब क्या होगा, अब आपकी लड़ाई हो गई, तो फिर किस तरीके से आपके बीच में समझौता किया जाएगा, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी पार्टनर्स को, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या दिया है मेरे को, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने डीड नहीं बनाई है तो उस केस में क्या रूल्स अप्लाई होंगे वो यहां पर लिखे हुए हैं। यहां पर हम 6 चीजों के बारे में बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहली चीज कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहली चीज कहता है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपकी हो गई लड़ाई, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आप लोग जो प्रॉफिट्स को बांटोगे वो कैसे बांटोगे, इक्वल रेशो में। कैसे बांटोगे, इक्वल रेशो में बांटोगे। मतलब कि अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, तो ये तीनों 1:1:1 में बांटेंगे, बराबर। दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देखो जो मैं कह रहा हूं कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपका क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा ये, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आप सिर्फ इतना करोगे, मतलब कि अगर क्वेश्चन में इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हमें ये सब कुछ मान के चलना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स, तो आप उनके अंदर क्या मान के चलोगे, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, या मैं कहूं कि डीड में नहीं बता रखा, तो आप कितना मान के चलोगे, हम मान के चलेंगे 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या, पहले ये जान लो। कैपिटल होता है बेसिकली जो अमाउंट इन्वेस्ट किया मालिकों ने बिजनेस में, उसके ऊपर ब्याज, वो नहीं मिलेगा अगर डीड में उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है तो। ठीक है जी। देन आता है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब भी जान लो। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जो पैसा विड्रॉ करवाया पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज ड्रॉइंग्स। तो उसके ऊपर फर्ज बनता है उसका कि वो फर्म को ब्याज दे। लेकिन अगर डीड नहीं है, ये क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अगला आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ध्यान रखना कि लोन जो है मेरा, लोन 2 तरीकों का हो सकता है। लोन 2 तरीकों का हो सकता है, लोन पार्टनर टू फर्म और हो सकता है लोन फ्रॉम फर्म टू पार्टनर, है ना। तो मेरे पास क्या हो सकता है, 2 तरीकों का लोन हो सकता है। लोन जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है या फर्म ने पार्टनर को दे रखा है। अगर लोन दे रखा है पार्टनर ने फर्म को और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप मान के चलोगे कि पार्टनर को कितना ब्याज मिलेगा, एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन अगर लोन फर्म ने दे रखा है पार्टनर को, डीड साइलेंट है, तो फर्म को कितना ब्याज मिलेगा पार्टनर से, 0। कितना मिलेगा, 0। ठीक है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या कमीशन। पार्टनर्स को कितना मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन। पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन कितना मिलेगा, 0, कुछ भी नहीं मिलेगा। लास्ट आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर का एडमिशन कब हो सकता है, व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री, जब सभी के सभी पुराने पार्टनर्स, मतलब नया पार्टनर जो आना चाहता है उससे पहले जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी अग्री हो, तभी एक नया पार्टनर आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट साथ साथ मेंटेन कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, साथ में नोट्स के लिख लो कि व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहली चीज,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और सैलरी या जो भी कोई भी रेम्यूनरेशन, ये तीनों जीरो होंगे। चार चीजें ये हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर को 6% ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और लास्ट आता है एडमिशन, नए पार्टनर का एडमिशन तभी होगा जब सारे के सारे पार्टनर्स अग्री हो रहे हैं, वो अपना कंसेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीजें लगेंगी कब? जब इनके बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो, अदरवाइज एज पर द क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आपको 10%, तो ठीक है आप 10% दोगे, फिर जीरो नहीं करोगे। बात समझ आ रही है? सो दीज आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आगे देखो, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट and what are the appropriation of profits? ध्यान से समझना। देखो, जो खर्चे होते हैं, खर्चे हमारे पास दो तरीकों के होते हैं। कुछ खर्चों को तो हम बोलते हैं चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, और कुछ खर्चों को हम चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट ना बोल के हम बोलते हैं उनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ऐसे खर्चे, दोस एक्सपेंसेस दैट विल बी पेड वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इंकर्स लॉस। ऐसे खर्चे जो फर्म करेगी ही करेगी, चाहे तो वो प्रॉफिट्स अर्न कर रही हो, चाहे वो लॉसेस इंकर कर रही हो, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। नाम समझ, चार्ज है, देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे लॉस है। वहीं पे ऐसे खर्चे, एक्सपेंसेस दैट आर इंकर्ड only in case of profits। ऐसे खर्चे जो तभी करे जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं, अदरवाइज फर्म करेगी नहीं ऐसे खर्चों को, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि एप्रोप्रिएट कर देना, सही जगह पर लगा देना, कि जो मेरा प्रॉफिट है उसको मैं एप्रोप्रिएटली जहां जहां जाना चाहिए उसको बांट देना। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, की प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। समझे? तो एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या होता है? कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, प्रॉफिट्स को बांट देना। ठीक है, अब ऐसे खर्चे तो आप बहुत सारे जानते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा कि रेंट देना, सैलरी देना एम्प्लॉइज को, ठीक है, पार्टनर्स की नहीं, एम्प्लॉइज की, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, एटसेट्रा। ये जितने भी खर्चे आपने स्ट्रेट अपने P&L की डेबिट में लिखे, जितने भी खर्चे आपने P&L की डेबिट में लिखे थे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे थे, वो सभी के सभी चार्जेस होते हैं, कि वो खर्चे होते हैं कि आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। हम किसी चीज को देखते नहीं है कि हम अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तभी खर्चा करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। अब पार्टनर और फर्म के बीच की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप चार्जेस बोलोगे, जिन्हें आप एप्रोप्रिएशन बोलोगे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर तो तुमने पढ़ ही लिया। अब बात है पार्टनरशिप की, तो हम देखेंगे पार्टनर्स और फर्म, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी चीजें आती हैं चार्जेस में और कौन कौन सी चीजें आती हैं एप्रोप्रिएशंस में। तो पार्टनर और फर्म के बीच में होने वाली चीजें क्या क्या है? पार्टनर और फर्म के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो उसके ऊपर ब्याज, या फिर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म ने पार्टनर को दे रखा है, वो ये पार्टनर और फर्म के बीच की ट्रांजेक्शन है। या मैं कहूं रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, कि अगर बिजनेस जो है वो इस जगह पे किया जा रहा है जो पार्टनर ओन करता है, तो वो हो जाएगा मेरे पास रेंट टू पार्टनर। इसी तरीके से और क्या क्या आता है? फर्म पार्टनर्स को पे करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे आईओसी।
इसी तरीके से फर्म पे करती है पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन। फर्म पैसा ट्रांसफर करती है रिजर्व में, रिजर्व्स क्रिएट करती है जैसे कि जनरल रिजर्व। फर्म रिसीव करती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने पार्टनर से, अगर पार्टनर्स ने कुछ पैसा विड्रॉ करवाया, जिसे हम प्यार से बोलते हैं IOD। ये तीन चीजें जो मैंने यहां लिखी, ये तीनों क्या है आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तीनों क्या है आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तीनों क्या है आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि ये तीनों ऐसे खर्चे हैं जो फर्म को, देखो ये तो इनकम है, खैर अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा है ये तो इनकम है, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में आएंगे कि इनकम होएगी ही होएगी फर्म को, ये भी इनकम है इनमें से एक। ये सब जो आते हैं ये आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान से इनका मतलब समझते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसे खर्चे जो आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है। एप्रोप्रिएशंस ये सभी कब होंगे, जब प्रॉफिट्स हो रहा है तभी आप करोगे इन खर्चों को, इनकम आप रिसीव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली फर्क जो आता है मोटा मोटा मेरा, वो कहां आएगा, कैसे दिखेगा। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मेरे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो मेरे, दे आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनका जो ट्रीटमेंट आप करते हो वो कहां करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि आप प्रॉफिट निकालोगे, ये सब माइनस करने के बाद, ये इनकम आने के बाद जो होगा वो प्रॉफिट आप निकालोगे, तो ये सारों का ट्रीटमेंट होगा P&L अकाउंट में। वहीं पे जो एप्रोप्रिएशंस है इनका ट्रीटमेंट कहां होता है, ट्रीटमेंट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आप लोगों के लिए नया अकाउंट है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है जो P&L अकाउंट के बाद बनाया जाता है, जो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, ताकि हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके पार्टनर्स के बीच में, एप्रोप्रिएट कर सके। तो इनका ट्रीटमेंट जो होता है वो कहां होता है, P&L एप्रोप्रिएशन में होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं इन सबका ट्रीटमेंट। आज की क्लास में हम सीखेंगे इन सबका ट्रीटमेंट, आज की क्लास में सीखेंगे हम कुछ हद तक, और बाकी जो इसके अकाउंट के क्वेश्चन, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में करेंगे। बेसिक ट्रीटमेंट हम आज ही सीखेंगे, यहां पर हम इसके ट्रीटमेंट और इसका क्वेश्चन हम सब कुछ यहां पर खत्म करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका एक आप, ताकि आपके नोट्स में बहुत अच्छे से दिख रहा हो कि किस तरीके से मैंने आपको ये सिखाया है। चलो अब एक एक चीज का ट्रीटमेंट अच्छे से समझते हैं। सो सबसे पहली चीज आती है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या होगा, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रेट होगा। इसका ट्रीटमेंट हम करते कहां से है, P&L अकाउंट से करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन से इंटरेस्ट ऑन लोन की मैं बात कर रहा हूं, द लोन जो बेसिकली पार्टनर ने दे रखा है फर्म को। ठीक है, जब लोन पार्टनर ने दिया फर्म को, आप ध्यान रखोगे कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो कर रहे हो फर्म की, तो आप फर्म के हिसाब से देखोगे कि फर्म को क्या आ रहा है, फर्म को क्या जा रहा है। ठीक है, तो फर्म के हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे। ऐसी सी बातें लिख लेनी है आपको, अकाउंटिंग करनी है फर्म के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आप किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं बना रहे हो, आप फर्म का अकाउंट बना रहे हो। ठीक है जी, तो फर्म के लिए देखो इवेंट क्या होंगे। सबसे पहला इवेंट क्या होगा, सबसे पहला इवेंट होगा लोन टेकन, क्योंकि लोन लिया है फर्म ने, लोन टेकन बाय फर्म। तो फर्म ने क्या करा, लोन लिया। जब फर्म ने लोन लिया तो बेसिकली एंट्री क्या होगी, जब फर्म लोन लेगी तो कॉमन सेंस की बात है, एंट्री क्या होगी, फर्म के पास पैसा आएगा और फर्म की एक लायबिलिटी बन जाएगी। तो एंट्री क्या करेगी फर्म, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट, क्योंकि जो इस लोन के ऊपर है इंटरेस्ट वो होगा, वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, आप पे कर दोगे या वो आपका पेबल हो जाएगा। ठीक है,
इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट आया ब्याज बना उसका, वो या तो आप पे कर दोगे सामने वाले को, या पे नहीं करोगे तो मतलब अभी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, मतलब अभी देना रह जाएगा। तो वो किस तरीके से दिखेगा। इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है तो फर्म एंट्री कर इंटरेस्ट को क्या करेगी, डेबिट करेगी, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, जितना भी है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल जितना भी इंटरेस्ट है, पूरी अकाउंट से आपको मैं मास्टर एंट्री सिखाऊंगा, उसी से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। टोटल अमाउंट जितना भी है, ठीक है, टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या तो आप ये लिखोगे या फिर आप यहां पे लिखोगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, ये नरेशन के लिए जगह। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है हम सारे का सारा लिख देंगे यहां पर। कैश या बैंक में क्या जाएगा, जो आपने इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर दिया है, जो आपने पेड है, जो कर ही दिया है, पेमेंट कर दी है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में रहेगा नॉट येट पेड, कि जो अभी तक आपने पे नहीं करा है, जिसकी पेमेंट अभी करनी रहती है, नॉट येट पेड। सपोज 20,000 टोटल इंटरेस्ट था, 15,000 पे करिए तो 15,000 यहां जाएगा, 5,000 यहां जाएगा। यहां पे मैंने दो अलग अलग खाते लिखे, एक लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कि या तो आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में डाल दो, उसको लाइबिलिटी बना दो, या फिर आप टू पार्टनर्स लोन कर दो, कि मतलब आपकी पार्टनर लोन वाली लाइबिलिटी ही इंक्रीज होगी, कि पहले लोन 1 लाख का लिया था, 5,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो आपने कहा 1,05,000 का लोन हो गया। कोई मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी और इंपॉर्टेंट एंट्री, यहां हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हमें यह जरूर पता हो क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि अभी तक जो आपने एंट्री करी वो एंट्री तो थी लोन लेने की, उसका इंटरेस्ट आपने पे करा कि किस तरीके से पे करा। अब आप इंटरेस्ट को अपने फाइनल अकाउंट्स में कहां लिखोगे, जो एट द ईयर एंड पे आप खाते बनाते हो वहां पे कहां लिखोगे, क्योंकि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये मेरा कहां जाएगा, मेरे P&L अकाउंट में जाएगा। तो मेरी एंट्री कैसे दिखेगी, मेरी एंट्री कैसे दिखेगी, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। टोटल अमाउंट जितना भी है यहां पे रहेगा, टोटल जितना भी इंटरेस्ट था सारे के सारे को आप राइट ऑफ करोगे, P&L के डेबिट में अपना खर्चा दिखा दोगे। तो ये हो गया जी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर से देखें एक बार, सबसे पहले लोन फर्म ने लिया, जब फर्म ने लोन लिया तो फर्म ने एंट्री करी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट या तो आपने पे कर दिया या अभी तक पे नहीं करा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जितना भी टोटल ब्याज था उसमें जितना दे दिया उतना टू कैश या बैंक में, जो नहीं दिया वो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या टू पार्टनर्स लोन अकाउंट में। क्लोजिंग एंट्री, साल के एंड में जो एंट्री करोगे P&L की डेबिट साइड में आप इसको राइट ऑफ कर दोगे, P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। P&L को डेबिट इसलिए किया कि हमारे लिए खर्चा है, तो P&L को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। देखो, Ajay and Suresh are partners sharing profits equally. विजय had given a loan to firm on 1 सितंबर 2023 of 2 लाख। 1 सितंबर 2023 को विजय ने लोन दिया। It was agreed that interest will be paid at the rate 12% per annum. अगर इंटरेस्ट का रेट ना दिया तो हम 6% मान लेते हैं, हमने देखा था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट was paid by check up to Feb 2024, कहता फरवरी तक का चेक से दे दिया 1 मार्च को, एंड बैलेंस was paid on 5 अप्रैल, बैलेंस दिया 5 अप्रैल को। आपको खाते बनाने हैं 31 मार्च 2024 को, तो अप्रैल तो 31 मार्च के बाद आएगा, ठीक है। उसने कहा जनरल एंट्री किस चीज की करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की करनी है, तो लोन गिवन या लोन टेकन की एंट्री नहीं करनी, जो कि हमने पिछले स्लाइड में करी थी कि लोन टेकन बाय फर्म की एंट्री वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, विजय ने लोन दिया था फर्म को 1 सितंबर 2023 को, 1 सितंबर 2023 को लोन दिया था 2 लाख का, ठीक है। अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% पर एनम। टिल फरवरी तक 2024 तक हमने 1 मार्च को पेमेंट कर दी, 1 मार्च को हमने उतनी पेमेंट कर दी। तो जब हमने पेमेंट करी तो उस दिन हम एंट्री करेंगे, तो 2024 मार्च 1 को हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, जितनी पेमेंट कर दी उसके लिए आप क्या लिखते हो, टू कैश अकाउंट, ठीक है। फर्म ने पेमेंट कर दी,
फर्म ने कितनी पेमेंट की होगी आपको ये पता होना चाहिए फरवरी तक, सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, 6 महीने की। तो 2 लाख का 6 महीने का 12% निकाल दो, ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2000 इंटू 6 12,000, तो 12,000 बेसिकली क्या कर दिया, पे कर दिया। ठीक है, अब उसने मार्च का पे नहीं करा, जो बैलेंस था वो 5 अप्रैल को पे करा, 31 मार्च तक पेमेंट नहीं हुई, तो 31 मार्च को आप एंट्री करोगे, जो पहले तो ये जो आउटस्टैंडिंग है उसकी एंट्री करोगे। उसके लिए एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, खर्चा तो है बिजनेस का, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या आप एंट्री क्या कर दोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की जगह क्या लिख सकते हो आप, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन मतलब विजय है ना, विजय का लोन है, तो विजय लोन। ठीक है, दोनों में से कोई मर्जी नाम लिख दो। कितना आएगा अब ये देखना पड़ेगा। हमें पता चला कि यार ये 6 महीने का था, 6 महीने का कितना था, 12,000 का, 1 महीने का देना रहता है ना, तो कितना होगा, अगर 6 महीने का 12,000 है तो 1 महीने का कितना होगा, 2,000 होगा, तो आप 2,000 लिख दोगे। ओके जी, वेरी सिंपल। अब आप क्या कर दोगे, ईयर एंड पे आप राइट ऑफ कर दोगे, ईयर एंड पे आप राइट ऑफ मार्च 31 2024 को ही राइट ऑफ करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन विजयस लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, या विजयस लोन लिख दो, तो यहां पर भी विजय लोन होना चाहिए, यहां पे विजय लोन होना चाहिए। सारे का सारा आप राइट ऑफ करते हो, मैंने आपको अभी सिखाया था, क्योंकि पूरे साल का जितना इंटरेस्ट है वो सारे का सारा आपके डेबिट में दिखा जाएगा। खर्चा तो हुआ ना, चाहे पेमेंट नहीं करी, खर्चा तो है, कितना है, 12 और 2 14,000, तो 14 का 14,000 यहाँ जाए। समझ आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है जी, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले पे चलते हैं। अगला आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे हम कौन से लोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात करी थी जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया था, अब हम बात कर रहे हैं जो फर्म ने पार्टनर को दे रखा है उस लोन के बारे में। ठीक है, फिर से इवेंट वाइज डिटेल्स पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, गिवन लोन, अब फर्म दे रही है तो फर्म ने क्या करा होगा, लोन दिया होगा, गिवन लोन टू पार्टनर, पार्टनर को फर्म ने क्या किया होगा, लोन दिया। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो एंट्री क्या होगी, फर्म से कैश या बैंक कम हुआ और एक एसेट बन गई पार्टनर्स लोन के नाम की। क्यों, क्योंकि जब आप लोन देते हो किसी को तब आपको उसके ऊपर ब्याज रिसीव होता है, तो आप एंट्री करते हो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक। ठीक है, तो ये आपने जो भी पार्टनर को लोन दिया है बेसिकली हुआ। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे इवेंट क्या होगा, इंटरेस्ट जो है इज रिसीव्ड, या तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया होगा या अभी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ होगा, नॉट येट रिसीव्ड, या मैं कहूं कि रिसीवेबल, रिसीव होना रहता है, तो रिसीव होना रहता है का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना यहां पर। जो इंटरेस्ट रिसीव हो गया वो बहुत सिंपल है, उसके लिए आप एंट्री कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं बेटा जी, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी इनकम है तो क्रेडिट करूंगा। ये वो आएगा जो अमाउंट रिसीव हो गया है, जो रिसीव हो गया है। ठीक है, और जो अभी रिसीव नहीं हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे, जो उसने नहीं पेमेंट करी, तो हम पार्टनर से लेने का एक और तरीका होता है, हम पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, तो हम एंट्री कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल। अभी आपको आगे जाके जब मैं ये अकाउंट सिखाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, तो आपको बेहतर समझ आएगा। अभी के लिए एक बार ये मान के चलो, पार्टनर से पैसे अगर लेने हो तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, उसके लिए उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो अभी नॉट येट रिसीव्ड वाला था वो यहां आ गया। सो कुल मिला के अगर पेमेंट की बात थी जब, कि अगर जो आपने पेमेंट कर दिया तो वो कैश गया, लेकिन नहीं करा तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखा। लेकिन यहां पर जब रिसीव करने की बात थी, जो आ गया वो कैश में, जो नहीं आया तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखते हैं
क्लोजिंग एंट्री के बिना कुछ नहीं होता, तो क्लोजिंग एंट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम है तो फर्म के पी एंड एल की क्रेडिट साइड में जाएगी। तो पी एंड एल जब क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? इनकम का नाम। तो इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि पी एंड एल की क्रेडिट में जाएगा। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे टोटल जितना भी है, चाहे रिसीव हुआ है चाहे रिसीव नहीं हुआ, सारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हमारे पास फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है लोन, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में लिख लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। राकेश, गौरव एंड कबीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। फर्म हैड गिवन अ लोन टू कबीर ऑन 1 अक्टूबर 2023 ऑफ 6 लाख। तो फर्म ने क्या किया? कबीर को लोन दिया 1 अक्टूबर 2023 को, कितने का दिया? 6 लाख का दिया। ठीक है, इंटरेस्ट वॉज अग्रीड टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। तो एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय द चेक अप टू फेब 2024 बाय कबीर। कबीर ने चेक से, मतलब कि बैंक आएगा, अप टू फरवरी 2024 कबीर ने दे दिया ऑन 10 मार्च, दिया 10 मार्च को। एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड, अभी बाकी देना रहता है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। जो मेरे को एंट्रीज करनी है वो किसके लिए करनी है? इंटरेस्ट ऑन लोन की करनी है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन लोन की करनी है, लोन गिवन टेकन की नहीं करनी। तो पहली एंट्री कब होगी? पहली एंट्री कब होगी? 2024 मार्च 10 को। क्यों भला? क्योंकि मार्च 10 को इंटरेस्ट पे किया गया था कबीर के द्वारा फरवरी 2024 तक का। तो इंटरेस्ट पे किया गया था, तो एंट्री क्या होगी? फर्म के पास कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, बैंक हो रहा है, चेक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, कितना आ रहा है? 6 लाख का। 6 लाख का टिल फरवरी 2024, अक्टूबर से, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, फेब 5 महीने का, तो आएगा 6 लाख का 5/12% कितना है? 10%। तो 12 इंटू 5 60, 1 2 3, 5,000 इंटू 5 हो गया मेरे पास 25,000। ठीक है जी, 25,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारे को रिसीव हो रहा है 10 मार्च को। अब देखो आगे, मार्च मंथ का देना रहता है तो 31 मार्च तक की एंट्रीज करनी है, तो 31 मार्च 2024 पे चले, मार्च 31 पे चले, मार्च 31 2024 पे चले। तो मार्च 31 2024 को क्या होगा? जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका रिसीव होना रहता है, फर्म क्या करती है? उतने से पार्टनर्स कैपिटल या करंट को डेबिट कर देती है। तो हम एंट्री करेंगे कबीर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू, कबीर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर दोगे आप टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना रहता है? 1 महीने का। 5 महीने का अगर 25,000 है तो 1 महीने का कितना होगा? 5,000 होगा, तो 5,000 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? इसी तारीख को आप क्लोजिंग एंट्री करोगे, क्लोजिंग एंट्री करोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा? मेरे पी एंड एल की क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि इनकम है। जो इनकम होगी उसको आप डेबिट कर दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारे पी एंड एल की क्रेडिट में जाएगा। कितना जाएगा? सारे का सारा जाएगा 25,000 प्लस 5,000, दैट इज 30,000। तो ये हो गया मेरे पास ट्रीटमेंट, ये हो गया मेरे पास पूरा क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये सारी की सारी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा नीचे कमेंट्स में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं जल्दी से तीसरी चीज, क्योंकि 3 चीजें थी, 3 ऐसे खर्चे थे जो पार्टनर्स और फर्म के बीच की चीजें होती हैं जो चार्जेस में थी। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर टू फर्म, और तीसरी रेंट, रेंट टू पार्टनर।
बड़ा ही आसान सा ट्रीटमेंट है। देखो रेंट क्या है, रेंट क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, ठीक है, खर्चा है तो फर्म क्या करेगी, एंट्री करेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर पे कर दिया तो, अगर पे नहीं किया तो रेंट पेबल अकाउंट की पे करना रहता है, या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट जो आपको पसंद है, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या करेगी फर्म, क्लोजिंग एंट्री। तो फर्म क्लोजिंग एंट्री क्या करेगी, रेंट खर्चा है तो रेंट को राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल की डेबिट में लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट देख लो जल्दी से, टू कैश अकाउंट में कैश जितना आपने पे करा, कैश जितना आपने पे करा, रेंट पेबल अकाउंट में नॉट येट पे, जितना अभी तक आपने पे नहीं करा वो आपके आउटस्टैंडिंग में चला गया। समझ आया? जल्दी से इसका क्वेश्चन देखें, हल्का सा क्वेश्चन आएगा, जल्दी से देखते हैं। अरुण एंड रमन आर पार्टनर्स, ये दोनों पार्टनर्स थे विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 10 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। Raman had given his property on rent to the firm on 1 अप्रैल 2023 at a monthly rental of 5,000। तो उसने कब दी, 1 अप्रैल 2023 को मंथली रेंटल ऑफ 5,000 पे प्रॉपर्टी दी, ठीक है। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल से लेके फरवरी तक का बाय चेक ऑन 1 मार्च 2024। रेंट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च वाज येट टू बी पेड, पास द जनरल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजैक्शंस। फर्म ने रेंट दे दिया था अप्रैल से लेके फरवरी तक का 1 मार्च 2024 को, तो हम जल्दी से 1 मार्च 2024 को एक एंट्री करते हैं, 2024 मार्च 1। एंट्री क्या करेंगे, जो तुमने पेमेंट कर दी है तो उसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने चेक पे किया ना, चेक से पे करा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना पे करा है आपने, चेक से पे करा है, कितना पे करा उसने बोला अप्रैल से लेके फरवरी तक का, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब 11 महीने का, 11 महीने का 5,000 के हिसाब से 55,000, तो 55,000 क्या कर दिया है आपने, रेंट पे कर दिया है। अब आप आ जाएगी आपके पास मार्च 31, ईयर एंड पे जाओगे, ईयर एंड पे क्योंकि खर्चे राइट ऑफ करने होते, लेकिन आप देखोगे 1 महीने का तो अभी देना रहता है, जो मार्च वाला देना रहता है वो कहां चला जाएगा आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट में। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दो, या रेंट पेबल अकाउंट, जो मर्जी नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना है जो देना रहता है, वो 5,000 1 महीने का देना रहता है, आपने यहां लिख दिया। फिर आप इसी तारीख को क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे, राइट ऑफ करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, जितना भी रेंट है सारे साल का, दैट इज 55,000 ये है और 5,000 ये है, तो 60,000। समझ आई बात? सो दिस इज इट। तो ये हो गया मेरा रेंट का ट्रीटमेंट, जल्दी से आप इसको भी कर लो। अब रह गए मेरे पास आखिरी के 2 टॉपिक्स, बहुत ध्यान से समझना कैसे कैसे हम एप्रोप्रिएशंस की जनरल एंट्री और उसका अकाउंट बनाएंगे। मैंने आपको बोला था मैं आपको सारे ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, मैंने चार्जेस आपको तीनों सिखा दिए, उनके क्वेश्चन भी करवा दिए। अब बात आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो एप्रोप्रिएशन की आइटम्स थी। एप्रोप्रिएशन की आइटम्स क्या क्या थी मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी आपने रिजर्व में ट्रांसफर करा, ठीक है। एक्चुअली में प्रोसीजर क्या होता है, देखो प्रोसीजर होता है कि हम क्या करते हैं, पहले सारे चार्जेस माइनस करने के बाद अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं और सारी एप्रोप्रिएशन की पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम हम करते हैं नेट प्रॉफिट्स को, जो भी नेट प्रॉफिट आए मेरे पी एंड एल अकाउंट में से, उनको मैं ट्रांसफर कर देता हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, फिर सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस पे करता हूं। एक और चीज ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशंस को जब पे करते हो तो आप पार्टनर्स कैपिटल में पे करते हो, लेकिन जब आप चार्जेस को पे करते हो तो वो कैश में पे करते हो। मैं वापस वहां पे जाके स्लाइड में, और आप भी लिख दो, आप भी लिख दो, जो ये चार्जेस होते हैं
जो ये चार्जेस होते हैं पेड इन कैश, इनकी पेमेंट आप कैसे करते हो? कैश में पेमेंट कर देते हो। लेकिन इनकी पेमेंट की जब बारी आती है तो आप क्या करते हो? पेड बाय इंक्रीज इन कैपिटल। क्या कर देते हो? पेमेंट कैसे करते हो? जितनी पेमेंट करनी हो उतने से आप पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कर देते हो, और पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट कर देते हो। क्रेडिट कर देते हो उनके कैपिटल अकाउंट्स को। समझ आई? ये आप पेमेंट करते हो कैश में, नहीं करा तो वो आपका आउटस्टैंडिंग दिख गया, लेकिन उनकी पेमेंट कैसे होगी? आप पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे। इस चीज का खास ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं करोगे। चलो जी, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या जनरल एंट्रीज होंगी, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे नेट प्रॉफिट्स या नेट लॉसेस जो भी हैं आपके। कहां पे ट्रांसफर करोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो अगर प्रॉफिट्स हुए तो वो कैसे ट्रांसफर होंगे? आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में चले जाएंगे, तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर नेट प्रॉफिट्स हैं तो। ठीक है जी। यहां अगर नेट लॉसेस है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, एंट्री उल्टी हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस नेट लॉस है तो। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल हो गया। अब देखो, अब जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि पहली चीज है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। मैंने आपको इसके बारे में बोला कि ये क्या है? पार्टनर को देना है फर्म ने। अगर फर्म ने पार्टनर को कोई भी चीज देनी है तो वो क्या करता है? उसकी कैपिटल को इंक्रीज करता है। कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब कैपिटल को क्रेडिट करता है। तो फर्म क्या एंट्री करेगी? फर्म एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि खर्चा है फर्म के लिए तो इसको डेबिट करा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ज्यादा मैं कैपिटल बोल रहा हूं, वो कैपिटल स्लैश करंट है, कि कई बार करंट आता है, कई बार कैपिटल आता है। अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा कब करंट आता है, कब कैपिटल आता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो पेमेंट करने की होगी। अब आप इसको क्लोज करोगे, क्लोज करोगे मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करोगे। इसको राइट ऑफ कहां से करोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ना कि पी एंड एल से। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम इसको राइट ऑफ करेंगे। फिर आता है मेरे पास सैलरी या कमीशन, सैलरी या कमीशन। तो सैलरी या कमीशन भी फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो फर्म क्या करेगा? इनको डेबिट करेगा। फर्म डेबिट करेगी सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स को देना तो पार्टनर की कैपिटल क्या कर देगी? इंक्रीज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर क्या करेगी फर्म? इसको राइट ऑफ करेगी। खर्चा कर तो दिया, पेमेंट तो कर दी, पेमेंट करने के लिए हमने चाहे कैपिटल इंक्रीज करी, लेकिन उसको राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करने के लिए आप क्या कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गया सैलरी या कमीशन का ट्रीटमेंट। अब इसी तरीके से हमारे पास देखो, हमने कहा था कि हमारे पास जो एप्रोप्रिएशन में चीजें आती हैं, हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये खर्चा, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हमें रिसीव करनी होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिसको हम प्यार से बोलते हैं आईओडी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? फर्म की क्या है? फर्म की इनकम है। इनकम फर्म रिसीव करेगी तो इनकम क्रेडिट होती है। अब पार्टनर से पैसा लेना है तो पार्टनर को देने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करा, तो पार्टनर से पैसा लेने के लिए कैपिटल को डेबिट कर दोगे। तो आप क्या कर दोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिड्यूस कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, ये बहुत सुंदर नोट्स बनने चाहिए, कैपिटल स्लैश करंट लिख लेना। ठीक है,
फिर आप क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करोगे तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की फायदे वाली बात है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। एक और चीज थी हमारे पास, दैट वाज ट्रांसफर टू रिजर्व। जो रिजर्व में पैसा डलता है, पार्टनर्स को तो नहीं मिलेगा ना, सीधा रिजर्व में जाएगा, तो सीधा इसी खाते से चला जाएगा। तो एंट्री होती है उसकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सीधा वो रिजर्व में चला गया, रिजर्व को क्रेडिट कर दिया, एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट मेरा रिड्यूस हो गया। लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट लॉस, कि देखो ये सारा कुछ करने के बाद सारे जो नेट प्रॉफिट, देखो यहां पे मैंने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करा, उसके लिए सब कुछ पेमेंट करने के बाद, रिसीव करने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट बच जाता है एट द एंड, उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, या हम बोलते हैं अगर डिविजिबल लॉस है तो वो पार्टनर्स के बीच में बांट दो क्या। अगर प्रॉफिट बांटोगे तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो हम एंट्री करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में से बांटोगे, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि सारे का सारा प्रॉफिट तुमने इसी में ट्रांसफर कर दिया था, इससे सारे खर्चे करने के बाद जो बच गया पार्टनर से बांटोगे, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इन केस डिविजिबल प्रॉफिट है, इन केस डिविजिबल लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और पी एंड एल क्रेडिट हो जाएगा, फिर पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस कर दोगे, उनसे पैसा ले लोगे, फिर लॉस हो गया भाई। टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर डिविजिबल लॉस है। ठीक है, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं करना, मतलब कि ये नहीं कि 2-4 चीजें करी और चैप्टर हो गया, नहीं, आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अभी 12th क्लास की शुरुआत है और 12th क्लास में हमें बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना है। जल्दी से पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोट्स में लिख लो। आखिरी टॉपिक करते हैं आज की क्लास का, जो कि है मेरे पास ट्रीटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा कैसा दिखता है। जल्दी से देखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा किस तरीके से देखने को मिलेगा। देखो जी, तो ये है मेरे पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड है इसकी, ये क्रेडिट है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर होता है, जैसा कि हमने देखा था, प्रॉफिट होगा तो इस साइड होगा, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो, अगर लॉस होता है तो आप इधर लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस नेट लॉस अगर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, स्टार लगा दो, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। उसके बाद हमने देखा था कि एप्रोप्रिएशन में से हमें कुछ कुछ चीजों को पे करना होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव करना होता है, या रिजर्व में पैसा डालना होता है। ये चार ही चीजें आएंगी एप्रोप्रिएशन में, ध्यान रखना, और कुछ नहीं आएगा। गलती से भी बच्चा गलती ही करता है, आपको लगता है यार कि कल को ये भी आ सकता है, कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस ट्रांसफर करोगे। एप्रोप्रिएशन के अंदर जो खर्चे हैं वो गिनती के हैं। पहला खर्चा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा खर्चा टू सैलरी कमीशन टू पार्टनर, तीसरा खर्चा टू रिजर्व्स, बस। और यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, नाम लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, रिजर्व्स। इनकम एक ही है यहां पर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट इज माय आईओटी। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी नेट बैलेंस बचेगा, वो क्या कर दोगे आप, पार्टनर्स में बांट दोगे। अगर ये साइड ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, ये खर्चे कम है, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो आप बोलोगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स बटे ना, वो ट्रांसफर कर दोगे आप किसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, है ना। लास्ट एंट्री हमने ही तो की थी, अगर प्रॉफिट है तो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में नाम आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट्स हैं तो
अगर लॉस है तो यहां पर बाय, इसको आप नेट लॉस बोलते हो, लॉसेस जब हो तो उसे आप नेट लॉस बोलोगे, नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा, दैट्स इट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अगली क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, इसके सारे के सारे केसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे और हम बाकी के टॉपिक्स भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जैसे कि हम इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सब कुछ निकलता कैसे है, इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट तो हमने सीखा सिर्फ जनरल एंट्री, लेकिन इनके थोड़े कॉम्प्लेक्स चीजें कि ये कैसे कैसे फाइंड आउट की जा सकती हैं वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको पसंद आया हो सेशन, लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना और जुड़े रहना, अगला वीडियो आपके पास जल्दी ही आपको मिल जाएगा। हमारा टारगेट है कि हम पूरी की पूरी यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर करवा दें।